हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों यहाँ पर हम जो कर रहे हैं आयोग का कंपेयर वीडियो है। इससे पहले हम सारे आयोग को डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अब शॉर्ट रिवीजन नोट्स की बात हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि अब हमारे पास टाइम बचा है यहाँ पर कम। तो यहाँ पर देखेंगे हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग। यदि आपने वो जो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो अब आप उसमें उसे देखकर आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप सिंपल से ये वीडियो देख लीजिए, 10-10 मिनट के यहाँ पर वीडियो है, तो आपका आसानी से पूरा यहाँ पर रिविजन हो जाएगा। और इनमें भी मैंने यहाँ पर सारे ही यहाँ पर मतलब कि सारे ही पूरे जो पॉइंट है वो यहाँ पर रख दिए हैं, तो सारे पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और विशेष विशेष पॉइंट ही पढ़ना है। अब लास्ट में हमें क्या है कि जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पर पढ़ना है। अब दोस्तों यहाँ पर 2-3 कन्फ्यूजन है, जैसे कि क्या जो परीक्षा की तिथि है वो क्या आगे बढ़ेगी क्या, और हमने पहले से कुछ नहीं पढ़ा, अब लास्ट दिन में 10 दिन में हम क्या पढ़ें, और जैसे कि इस प्रकार के आपके डाउट है। ठीक है, तो देखिए आपने पहले से नहीं पढ़ा तो ये आयोग की गलती नहीं है, आयोग की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। ठीक है, क्योंकि आयोग ने आज से 4 महीने पहले ही बता दिया था कि अप्रैल में हम 11 अप्रैल को यहाँ पर पेपर लेंगे। ठीक है, तो आपको आयोग की परिस्थिति के अनुसार खुद को आपको ढालना चाहिए, ना कि आपकी परिस्थिति के अनुसार आयोग ढलेगा। ठीक है, यानी कि आपकी कोई भी कंडीशन हो, आपके घर में मारपीट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे शोर शराबा हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। यानी कि आपको अब यही तो आपका अधिकारीपन आ गया। यानी कि आप किस प्रकार से यहाँ पर अधिकारी बनोगे वही तो आपका यही चेकअप हो रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में ही आपको चेकअप हो रहा है कि आप इतने सारे सब मसलों से उलझ कर किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी करते हो। क्या रात रात भर पढ़ोगे, क्या दिन में पढ़ोगे, कब पढ़ोगे। यानी कि आप अपना समय खुद निर्धारित कीजिए। यानी कि आप दूसरे पर दोष नहीं दे सकते कि मेरी तैयारी नहीं हुई, उसकी तो बहुत अच्छी हो गई, तो वो कर रहा है तैयारी। ठीक है, और बहुत सारे जॉब वाले भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, सब तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, ऐसा मतलब किसी पे आप दोष नहीं दे सकते कि मेरी तो तैयारी नहीं हुई है, तो जो पेपर के एग्जाम की जो डेट है वो आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब वो आयोग ही फैसला लेगा आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। बाकी हमारा अभी यहाँ पर 11 तारीख को एग्जाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको आयोग की परिस्थिति के अनुसार ढलना पड़ेगा, ना कि आपकी परिस्थिति के अनुसार आयोग ढलेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर किसी को डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं। बाकी मेरे पास क्या है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बात पे मैसेज करते हैं, मतलब है ना। तो ये यहाँ पर हम देख लेते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार और मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो दोस्तों ये आप 2 से 3 बार देख लोगे तो इस प्रकार के आपको देखिए मेन पॉइंट के छोटे नोट्स बना लेना है। तो ये मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल आसानी से यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए जैसे कि मैं 2-3 पॉइंट में क्लियर कर देता हूँ। देखिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, ये हर आयोग में है। उसके बाद में केंद्र सरकार, जो केंद्र स्तर के हैं केंद्र सरकार गठन करेगी, राज्य स्तर के राज्य सरकार यहाँ पर गठन करेगी। ठीक है, अब देखिए ये जो आयोग है ये महिला आयोग का ही रूपांतरित है, यानी कि महिला आयोग से ही ये निकला हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए ये महिला आयोग से निकला हुआ है, तो महिला आयोग के बाद में ही बना होगा। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा इमेजिन करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या होगा, डेट यहाँ पर ध्यान रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके गठन की बात करते हैं। तो 5 मार्च 2007 को गठन हुआ था। अब इसका भी 2007 में गठन हुआ था। अब देखिए केंद्र सरकार इसका गठन करेगी, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इसका जो गठन है वो 22 दिसंबर 2007 को हुआ था, जो कि कौन करेगी, राज्य सरकार यहाँ पर करेगी। अब इसका जो प्रावधान है, अब इसका प्रावधान किस में है, यानी कि किस में कहा गया है कि इसका गठन होगा। तो देखिए बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम ये आया था 2005 में। जैसे कि मैंने आपको बताया अधिनियम पहले आ जाता है, बाद में उसका गठन किया जाता है। अब इसमें भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005। अब देखिए मध्य प्रदेश का अलग से बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम नहीं है, जो केंद्र स्तर का है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम वो 2005, बस उसी के तहत मध्य प्रदेश वाले का भी यहाँ पर गठन हुआ है। बाकी महिला आयोग में आपको ध्यान रखना है, महिला आयोग में मध्य प्रदेश का महिला आयोग अधिनियम आया था, उसके तहत महिला आयोग का गठन हुआ था। तो ये क्या है, ऐसे आप कंपेयर करोगे, थोड़ा थोड़ा ऐसा एक दूसरे से तुलना करते रहोगे, तुलनात्मक अध्ययन करोगे, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर ये ध्यान रह जाएंगे। और बाकी मैं यहाँ पर छोटी चीज़ें लाया हूँ, आप अपनी कॉपी में यहाँ पर लिख भी सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निकाय की बात करते हैं। तो ये सांविधिक निकाय है। देखिए सांविधिक निकाय और ये भी सांविधिक निकाय है। ठीक है, जैसे कि महिला आयोग से ही है, तो महिला आयोग भी सांविधिक निकाय है और ये भी सांविधिक निकाय है। ठीक है, अब उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य तो आप किसी भी आयोग का उद्देश्य याद ही मत रखो। ठीक है, देखिए अब बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, तो सिंपल सा है कि बाल अधिकारों का संरक्षण यहाँ पर करेगी। ठीक है, तो उद्देश्य आप भले ही ध्यान न रखो, कोई बात नहीं। जैसे कि नीति बाल अधिकार के अनुरूप हो, यानी कि जो केंद्र सरकार जो नीति बनाती है या राज्य सरकार कोई सी नीति बनाती है, तो ये राष्ट्रीय जो बाल अधिकार है आयोग है, ये देखता है कि क्या वो बाल अधिकार संरक्षण के मतलब के उसके अनुरूप है या नहीं। ठीक है, और देखिए इसमें कितने से कितने तक के, यानी कि बालक किसे कहा जाता है। ठीक है, अब
अब आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कितने से कितने वर्ष तक के बालक को यहाँ पर समाहित किया गया है, तो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के, ठीक है। 18 वर्ष के बाद आप क्या हो जाते हो, वोट देने लायक हो जाते हो, तो आप अच्छे से फिर वोट दीजिए वोटर ID कार्ड बना के। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों कि नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। अब इसका राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, और इसमें देखिए इतना आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। इसमें महिला भी आ गई और बालक भी आ गया। अब इसके मुख्यालय की बात करते हैं, नई दिल्ली में, इसका भोपाल में है। अब दोस्तों यहाँ पर ठीक है, तो देखिए सभी आयोगों में आपका गठन, नियुक्ति और संरचना ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसके बाद में कार्यकाल। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, ये 7 सदस्य हैं और ये भी 7 सदस्य हैं। बाकी हमने क्या करा था, जो राष्ट्रीय महिला आयोग देखा था उसमें 6 सदस्य है, 6 सदस्य हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक दूसरे से क्या करना है, आपको लिंक करना है, इंटरलिंक करके आप पढ़ोगे तो वैसे यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। और जो राज्य महिला आयोग था उसमें क्या थी, 7 सदस्य था, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये 7 सदस्य में एक अध्यक्ष होंगे और 6 यहाँ पर सदस्य होंगे, और ये 6 सदस्य में से 2 महिला होना अनिवार्य है, और सेम टू सेम यही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से भी इसे कर सकता था, बाकी मैंने यहाँ पर लिख दिया है इस प्रकार से, यानी कि ऐसा का ऐसा ही है। अब यहाँ पर एक सचिव होगा, और यहाँ पर एक सचिव और एक उप सचिव होगा, यहाँ पर 2 होंगे, 2 सचिव होंगे। और दोस्तों मैंने कि हर आयोग में आपको बताया है कि सचिव जो होता है उसे संरचना में काउंट नहीं किया जाता है। आप कोई सा भी आयोग उठा के देख लो, उसे सचिव को काउंट नहीं किया जाएगा, उसमें केवल अध्यक्ष और सदस्य, बस ये 2 चीजें ही वहाँ पर रहती है, ठीक है। अब देखिए किसी किसी में आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि केंद्र सरकार कोई सी समिति बनाकर उनका यहाँ पर गठन करती है, ठीक है। तो आप किस किस आयोग में करती है वो आपको ध्यान रखना है। अभी महिला आयोग में देखा तो वहाँ समिति नहीं बनाना पड़ा था, वहाँ डायरेक्ट आपको विधि, शिक्षा, चिकित्सा, बालक संरक्षण इनका थोड़ा सा ज्ञान हो तो आप डायरेक्ट नियुक्त तो हो जाओ, ठीक है। तो राष्ट्रपति इसे देख लेता है, या फिर जो केंद्र सरकार होती है, और वो उसका जो गठन है वो केंद्र सरकार ने करा था, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो केंद्र सरकार देख लेती है, हाँ ये अच्छा थोड़ा अनुभवी है, तो उसे वहाँ पर बना दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर योग्यता की बात करते हैं। देखिए योग्यता में जो अध्यक्ष होगा वो बच्चों के कल्याण में कार्य किया हो उसने, है ठीक है, सिर्फ बच्चों के कल्याण आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। और अध्यक्ष में वही शिक्षा, बाल और सामाजिक कार्य में उसको थोड़ा सा अनुभव हो तो वो यहाँ पर सदस्य बन जाएगा। सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही है। नियुक्ति की बात करते हैं तो नियुक्ति यहाँ पर केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। अभी तक देखिए यहाँ पर आपने राष्ट्रपति का यहाँ पर रोल नहीं देखा है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार यहाँ पर करेगी। और देखिए अब यहाँ पर केंद्र सरकार अध्यक्ष एक 3 सदस्यीय समिति के आधार पर करेगी। 3 सदस्यीय समिति में कौन होगा, देखिए अध्यक्ष कौन होगा, महिला एवं बाल विकास का जो प्रभारी मंत्री होगा, ठीक है, जो प्रभारी होगा, यानी कि उस टाइम जो उसका अध्यक्ष होगा तो वही इसका भी यहाँ पर समिति का अध्यक्ष होगा। और जो सदस्य होंगे तो ये केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर नियुक्त जो अधिकारी होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर इसका सदस्य होगा। तो ये चयन समिति यहाँ पर 3 सदस्य चयन समिति बनेगी, उसके आधार पर यहाँ पर होगा। अब 6 सदस्य सीधे केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर नियुक्त होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ये कंडीशन है केवल अध्यक्ष के लिए है, यानी कि अध्यक्ष को अगर चुना जाएगा बाल अधिकार संरक्षण आयोग में, तो अध्यक्ष को चुना जाएगा तो उसके लिए यहाँ पर 3 सदस्यीय समिति का प्रावधान है। बाकी जो 6 सदस्य होंगे तो वो केंद्र सरकार डायरेक्ट उन्हें वहाँ पर नियुक्त कर देगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वो इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही है, यहाँ पर राज्य सरकार, ठीक है, अध्यक्ष के लिए यहाँ पर इसमें भी 3 सदस्य यहाँ पर समिति गठित की जाती है, और सेम टू सेम ऐसा का ऐसे ही है ये भी। बाकी इसमें आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, राज्य सरकार। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कार्यकाल की बात करते हैं। देखिए कार्यकाल हर आयोग का बहुत ही विशेष है, यानी कार्यकाल की बात करेंगे तो देखिए 3 वर्ष से 65 वर्ष है, और यहाँ पर सदस्य की बात करेंगे तो 3 से 60 वर्ष है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए आप इसे मतलब कि थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना ही होगा, इन्हें बार बार आप पढ़ोगे तो वैसे आपको यहाँ पर ध्यान रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं और 2 अवधि से अधिक नहीं, यानी कि 2 अवधि, यानी कि देखिए अब यहाँ पर पुनर्नियुक्ति के पात्र तो हैं, यानी कि एक व्यक्ति एक ही बार सदस्य मतलब कि 2 बार बन सकता है, केवल 2 बार अगर वो बन गया है तो फिर नहीं बन सकता। तो इस प्रकार की यहाँ पर कंडीशन है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और अभी महिला आयोग में देखा था तो वहाँ क्या पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। और दोस्तों एक विशेष बात हमने ये भी आपको बताई थी कि जितने भी यहाँ पर जिस भी आयोग में, अधिकतर आयोग की बात करते हैं, जिस भी आयोग में यहाँ पर 3 वर्ष का अगर कार्यकाल रहता है, क्योंकि 3 वर्ष बहुत कम छोटा सा कार्यकाल रहता है, तो अधिकतर आयोग में पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, ठीक है। और एक आयोग अभी ऐसा आएगा कि उसमें भले ही कार्यकाल 3 वर्ष का है, बाकी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। 2 से 2.5 या 3 घंटे बाद एक और वीडियो आएगा, तो सारे आपको यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। उसके बाद में त्याग पत्र की बात करते हैं, केंद्र सरकार को देंगे और लगातार 3 बैठकों में। अभी तक आपने 2 आयोग ऐसे देखे जैसे कि महिला आयोग और अभी ये बाल वाला, ठीक है, बाल संरक्षण आयोग। तो इनमें जो अन्य आधार हैं जैसे कि दिवालियापन और उसके बाद में और भी आधार हैं, असमर्थता, तो इस प्रकार के जो आधार है वो आधार तो है ही सही। उसके बाद में यहाँ पर एक और आधार दिया गया है कि लगातार अगर 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसे केंद्र सरकार हटा देगी, ठीक है। तो वो कहेगी फिर अब मत आओ, अब घर ही बैठो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर राज्य सरकार हटाएगी, यानी कि त्याग पत्र भी देना होगा तो राज्य सरकार को,
और यहाँ पर भी 3 बैठक में अगर अनुपस्थित है तो फिर घर बैठो, चौथी बैठक घर पे ही करो, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर 2 अधिनियम और 3 माह से अधिक अंतर नहीं होना। देखिए अधिनियम नहीं है, अधिवेशन है, यानी कि इसमें भी ऐसे ही प्रावधान है कि दो अधिवेशन में जो 2 अधिवेशन होंगे उनमें 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और बाकी हमने अभी जो महिला आयोग देखा था, तो राज्य महिला आयोग, ठीक है, राज्य महिला आयोग में ऐसी कंडीशन थी कि उसमें 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 अधिवेशन में 6 महीने का यहाँ पर अंतर नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक तो राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये चारों आयोग एक ही हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर है। तो ये चारों आयोग को आप एक ही समझे और इन्हें एक दूसरे से इंटरलिंक करके यहाँ पर पढ़े, ठीक है। तो ये चारों आयोग से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आया तो सिंपल से आपके यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये सिलेबस में सब पहली बार जुड़े हैं और सभी को इनमें वहाँ बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पर शॉर्ट वीडियो यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये इनके इतने ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे क्योंकि आयोग को भी जो पेपर बनाते हैं तो उन्हें भी पता है कि इतने सारे आयोग को ध्यान रखना, उनकी धारा, अनुच्छेद, कार्यकाल, वेतन, भत्ते, ये सब याद करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। तो इनसे बहुत सिंपल प्रश्न आएंगे, तो आपको सिर्फ ये सिंपल चीज़ें ही याद रखना है, ठीक है। और ज़्यादा अगर एक आध कोई सा टफ प्रश्न आ जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, तो 1 या 2 टफ प्रश्न आएंगे, बाकी जितने अगर आयोग से 10 प्रश्न आए तो पूरे 9 प्रश्न आपसे यहाँ पर बन जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर वेतन भत्ते की बात करते हैं, केंद्र सरकार, इधर है राज्य सरकार। उसके बाद में यहाँ पर रिपोर्ट की बात करते हैं तो केंद्र सरकार को, इधर भी राज्य सरकार को। शक्ति की बात करते हैं तो वही दीवानी और ये वो इधर भी सेम टू सेम ऐसा ही है। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखिए यह आयोग हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है और देखिए इस आयोग में रिपोर्ट हो गई हमारी, शक्ति हो गया। अब प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो शांता सिन्हा। देखिए अब ये आयोग कब बना है, 2007 में, ठीक है, 2007 में बना है। तो यहाँ पर 2 कार्यकाल तो इन्होंने ही पूर्ण यहाँ पर कर दिए, तो ये शांता सिन्हा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और वर्तमान की बात करते हैं। अब दोस्तों ये जो शांता सिन्हा है इनके बारे में आपको थोड़ा सा एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस विशेष बात क्या ध्यान रखनी है कि शांता सिन्हा ये तो प्रथम महिला भी थी और 2 कार्यकाल पूर्ण करने वाली भी प्रथम महिला है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब वर्तमान की बात करते हैं तो प्रियंक कानू नगो, तो ये है। अब देखिए इनका प्रथम अध्यक्ष का अभी तक यहाँ पर नाम नहीं मिला है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग है दोस्तों, तो इसके जो अगर प्रथम अध्यक्ष आपको पता है तो आप बता सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये नहीं मिला है और जो हमने पहले पढ़ाया था उसमें भी हमने आपको शायद ये नहीं बताया था। तो ये इसका अगर प्रथम अध्यक्ष मिला है तो आप बता सकते हो, क्योंकि ये 2007 में ही यहाँ पर गठित हुआ है, तो हो सकता है कि इसका प्रथम अध्यक्ष का पता हो, तो ये आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो राघवेंद्र शर्मा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये यहाँ पर पढ़ लेना है। देखिए छोटे नोट्स बना लेना है, यदि आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, कुछ नहीं करना है, 10-10 मिनट की वीडियो है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में आपका यहाँ पर रिविजन बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल स्पीड बढ़ाकर, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर ये कोने में यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर 3 डॉट आपको दिखाई देंगे, वहाँ आपको रेजुलेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो वहाँ से आप रेजुलेशन भी कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद में स्पीड का भी दिखाई देगा, तो स्पीड आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, 2x स्पीड यहाँ रख के यहाँ पर कर सकते हो। तो दोस्तों ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, देखिए अब यहाँ पर आपको बचा है कम टाइम और कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। अब क्या करना है आपको, मैंने जैसे कि पहले ही आपको रणनीति बता दी थी, आपको एमपीजी के लास्ट की जो 4 यूनिट है 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अगर आपने जो इतिहास, भूगोल और ये आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उठाना है आपकी लुसेंट और लुसेंट को रट्टा मार देना है आपको 4 से 5 बार, ठीक है, 4 से 5 बार, यानी कि जो लगातार बैठना है तो फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक लुसेंट का आपको पढ़ देना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं पढ़ सकते तो आप अलग अलग तोड़ के पढ़ सकते हो। जैसे कि आज 1 घंटा लुसेंट का इतिहास पढ़ लिया, कल 1 घंटा लुसेंट का भूगोल पढ़ लिया, कल 1 घंटा लुसेंट का संविधान पढ़ लिया, ठीक है। तो आपको ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी वगैरह के लिए सबको लिए ये करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये लास्ट की जो 4 यूनिट है दोस्तों, बार बार जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो करिए, ठीक है। और आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको वैसे ही फैक्ट सब याद रह जाएंगे, ठीक है। तो यही आपकी रणनीति है। और देखिए ये जो लास्ट के 4 यूनिट हमने आपको बता दिया था, लास्ट के 4 यूनिट और एमपीजी के, इनसे ही आपको यहाँ पर 70 प्रश्न आ जाएंगे। आपको यकीन ना हो तो 11 अप्रैल का आप पेपर यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी 2 से 3 घंटे बाद हमारा एक और वीडियो यहाँ पर आ जाएगा।